नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। साथियों, अभी तक हमने अकबर से संबंधित घटनाओं को देखा और पिछले वीडियो को अगर अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ हमने अकबर से संबंधित सभी तथ्यों को समाहित किया हुआ है और तथ्यवार एक ही जगह इनको स्थापित करने का प्रयास किया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जहांगीर से संबंधित घटनाओं को देखेंगे और मुगलों का पतन कैसे हुआ, उन सभी तथ्यों को भी हम एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जहांगीर से संबंधित बातों को देखेंगे। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। तो जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? मरियम उज़्ज़मानी, और मरियम इनकी माँ थी। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था? तो वो था तमगी नामक कर। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? तो पांचवा आदेश। सप्ताह में गुरुवार और रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? तो पशु हत्या पर प्रतिबंध था। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आए? तो जहांगीर के। साथियों, जैसा आपको पता होगा कि सर टॉमस रो से पहले भी एक अंग्रेज राजदूत आया था, कैप्टन हॉकिंस। और जैसा आपको विदित है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और वो महारानी की अनुमति से भारत और भारत के आसपास के देशों में व्यापार करने के लिए निकल पड़ते हैं और उसी उद्देश्य से वो जहांगीर के पास जाते हैं। जैसा आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों से कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले, यानी 100 साल पहले, आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा आया था और उसके बाद पुर्तगालियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था और पुर्तगालियों और अरब के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हुआ था। ऐसा ही कुछ हमें अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के कन्फ्लिक्ट को देखने को मिलता है और इसी कारण से जो अंग्रेज राजदूत थे वो भारत में आए थे अपने व्यापारिक हितों के कारण से। तो इसी श्रृंखला में राजदूत सर टॉमस रो भी आए थे जो कि जहांगीर से मिले थे। ये 1615 के आसपास की बात है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस शासक के समय तम्बाकू की खेती शुरू हुई थी। तो भाई जहांगीर के समय हुई थी और तम्बाकू की खेती पुर्तगाली लोग जो थे उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी। और आपको पता होगा इसके अलावा और भी जो नकदी फसलें होती हैं उनको वो करते थे और भारत में और उनके जो भी जहाँ भी वो जाते थे वहाँ ये करते थे। तो आलू वगैरह सब ये पुर्तगालियों की ही देन है। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण असफलता थी। तो जहांगीर का जो सैन्य अभियान था महत्वपूर्ण असफलता थी कंधार। कंधार की आड़, और इसके बाद मुग़ल कभी कंधार को वापस ला ही नहीं पाए। तो जहांगीर के सबसे महत्वपूर्ण असफलता कंधार का उनके हाथ से निकल जाना था। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से किसे पट्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की है? तो नूरजहाँ। नूरजहाँ उनकी पत्नी थी, उनको इन्होंने पट्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो खुसरो था जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र। और 1606 में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुसरो ने किया था। जहांगीर और विद्रोही शहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो भैरोवाल का युद्ध। बाप बेटे के बीच में ये युद्ध हुआ था, भैरोवाल का युद्ध था ये। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण दिशा, इनका दूसरा बेटा था जहांगीर का खुर्रम, दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहाँ की थी। शाहजहाँ ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना को।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नूरजहाँ किसकी पुत्री थी। तो ईरानी मिर्ज़ा ग़ियासबिया की। देखिए इससे क्या होगा कि उनसे संबंधित आपको पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड सारे कैरेक्टर आपके सामने आ जाते हैं कि कौन किसका क्या नाम था, क्या था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। तो महरूम निसा था। जहांगीर की शादी महरूम निसा से कब हुई थी। 1611 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर ने शादी के बाद महरूम निसा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो नूर महल और नूरजहाँ की। जहांगीर के कितने पुत्र थे। तो 5 पुत्र थे जहांगीर के। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो नूरजहाँ की पुत्री थी लाडली बेगम। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई थी। शहरयार के साथ हुई थी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंची थी। तो जहांगीर के काल में पहुंची थी। और कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया था। तो जहांगीर ने लगवाया था। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा है। तो मोतमिर खान ने। जहांगीर और एतमोदल्ला उनके ससुर थे जहांगीर के, और नूरजहाँ के पिता थे। तो जहांगीर और एतमोदल्ला का मकबरा किसने बनवाया है। तो नूरजहाँ ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था। तो ये जहांगीर। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो जहांगीर के हाथ से निकल गया था। मेवाड़ का युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो जहांगीर के। देखिए राजपूत को अकबर ने जोड़ा था, और कुछ राजपूत ने संधि नहीं करी और युद्ध किया, जैसा आपने देखा होगा हल्दी घाटी युद्ध वगैरह सब हुआ था। तो ये मेवाड़ और चित्तौड़ हमेशा उनके लिए दिक्कत रही मुगलों के लिए, लेकिन जहांगीर ने इनसे संधि कर ली थी, और जो इनके बीच में क्लैश चला रहा था वो उसकी भी समाप्ति हो गई थी। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया है। तो बीजापुर के शासक हैं आदिल शाह। और आपने देखा होगा दक्षिण में बरार, बीदर, बीजापुर, उन्हीं में से ये बीजापुर के शासक हैं आदिल शाह। उनको फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी। चलिए अब अगला प्रश्न है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों से एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। ये किसकी उचित उक्ति है। तो जहांगीर की। देखिए इतिहासकार इसी बातों से अंदाज़ लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं शासन की बागडोर जहांगीर से हाथों से नूरजहाँ ने छीन ली थी, और शायद वही जो बातें होंगी वो उनके मन में होंगी जहांगीर के, और इसी कारण से ये 2 लाइनें ही बता देती हैं कि उस टाइम क्या रहा होगा कि भाई मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है नूरजहाँ के हाथों में पहुंचा था, और ये 2 लाइनों से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये किस मुगल शासक ने कहा है। भाई देखिए चित्रकला जो उठी थी ना सबसे ज़्यादा, वो मुगल काल में जहांगीर के समय में बहुत उठी थी चित्रकला। बहुत बड़े बड़े महान चित्रकार इनके दरबार में थे, और ये उक्ति और स्पष्ट कर देती है कि ये चित्रकला के कितने वो रहे होंगे शौकीन, कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ये जहांगीर ने कहा था। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो देखिए जहांगीर के द्वारा जो सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा है उसका निर्माण करवाया गया था, और गुजरात विजय के बाद अकबर ने वहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। मुग़ल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी है। तो देखिए इन्होंने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी है। किसने लिखी है। जहांगीर ने लिखी है। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था। शेखो बाबा। अगर आपने अनारकली पिक्चर देखी होगी तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, शेखो बाबा। सलीम ही नाम था जहांगीर का पहले, जिसको शेखो बाबा कहते थे अकबर। और नेक्स्ट है कि जहांगीर के गुरु कौन थे। जहांगीर के गुरु कौन थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना। देखिए इतिहास की इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपका इमेज बेस्ड होगा, और आपको
तथ्यों को याद करने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप पहले इस श्रृंखला को पूरा कर लो, उसके बाद मैं उस वीडियो को लेकर आऊँगा। बशर्ते कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस ये है कि आप साइलेंट क्लास नोट्स के परिवार से कनेक्ट रहें। तो ठीक है साथियों, ये अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? 24 अक्टूबर 1605 को। देखिए, अकबर ने अपना बहुत समय जो है शासन में बिताया। आप ये सोचिएगा कि लगभग 50 वर्ष से अधिक उन्होंने शासन किया, और इस दौरान उनकी जो संतानें थीं वो क्या हो गई? बुज़ुर्ग हो गई। उनको ये लगने लगा कि भाई हमारा जीवन तो बेकार जा रहा है भाई, हम गद्दी पे कब बैठेंगे, है ना? तो यही उत्कंठा के कारण से क्लैश होता है, और यही हम आगे देखेंगे मुग़ल में, कि मुग़लों के पतन में ये बड़ा कारण रहा है कि भाई देखिए, जब हम देखेंगे कि औरंगज़ेब के बाद औरंगज़ेब ने भी बहुत लंबा शासन जो है किया था, और उसकी संतान जो थी, बताते हैं कि बहादुर शाह जब बैठा था प्रथम गद्दी पर तो 80 साल का हो गया था। अब वो क्या शासन करेगा, ठीक है ना? तो यही चीज़ थी कि एक लंबा पीरियड जो है वो क्लैश पैदा करता है गद्दी के लिए। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605 को। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी के। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की है? तो 12 उद्देश्यों की घोषणा की है। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो देखिए, खुसरो जो था वो अकबर का बड़ा ही वो था, और इसकी हत्या शाहजहां ने करवाई थी, ठीक है। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कब संधि हुई थी? 1615 में, ठीक है। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कब संधि हुई थी? 1615 में। और जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? तो मलिक अंबर था। गौरिल्ला युद्ध पद्धति का शुरुआत किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। और मलिक अंबर ने कौन से द्वीप पर नौसेना गठित किया था? तो जंजीरा द्वीप। जंजीरा नाम आपने सुना होगा, एक अजय किला बना हुआ है इस द्वीप पर। तो मलिक अंबर ने जंजीरा द्वीप पर नौसेना गठित की थी, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। जंजीरा द्वीप की खासियत ये है कि अगर कोई शत्रु आ रहा है तो उनको दिख जाता था कि भाई जंजीरा द्वीप पे कि भाई कोई शत्रु आ रहा है। तो बहुत सेफ जगह थी एक जंजीरा आइलैंड, जहाँ पर मलिक अंबर ने नौसेना गठित की थी। और 1616 ईस्वी में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया? तो शहजादा खुर्रम को। जो ही शहजादा खुर्रम मतलब शाहजहाँ को। नूरजहाँ को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? 1613 में। यानी कि नूरजहाँ को जो है जहांगीर से शादी कब हुई? 1613 में बेगम बन गई थी ये। और नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? असमत बेगम था। भाई इन्होंने क्या बनाया था? इत्र बनाया था। देखिए आ भी गया, ठीक है। असमत बेगम ने इत्र बनाया था भाई। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की थी? तो नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बेगम, इन्होंने ये ईजाद किया था। और किसने जहांगीर और नूरजहाँ को बंदी बनाया था? तो महावत खान ने जहांगीर और नूरजहाँ को बंदी बना लिया था। जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी वो भीमबार नामक स्थान पर हुई थी 1627 में। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया है? तो लाहौर के शाहदरा में। यानी भारत में नहीं दफनाया गया है, भारत से बाहर, यानी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, ठीक है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया था जहांगीर ने। अगर आप चाहें कभी फतेहपुर सीकरी तो ये देख सकते हैं। मैंने तो देखा है ये, मैं तो स्वयं आगरा से बिलोंग करता हूँ और फतेहपुर सीकरी कई बार देखा है मैंने। और अगर आपका कभी जाना हो तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। कई बार पीसीएस में पूछा है ये क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर अली थे। और देखिए, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने।
तो ठीक है साथियों, जहांगीर के निर्देशों पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। देखिए, मनसबदारी प्रथा में राजपूत वगैरह इन सबको तो अकबर ने शामिल कर लिया था, लेकिन मराठे और अफगान हमेशा से मुगलों के लिए एक सिरदर्द रहे थे, और इसको कहीं हद तक जहांगीर ने ख़त्म करने का प्रयास किया मनसबदारी प्रथा के द्वारा। मनसबदारी प्रथा एक तरह की जैसे आर्मी में रैंक होती है, वो था सब कुछ। हाँ, तो जो मनसबदारी प्रथा थी उसमें मराठों और अफ़गानों को इस तरीके से शामिल करके एक तरीके से प्रयास किया उन्होंने कि जो उनके बीच में चला आ रहा है ना, युद्ध वगैरह, झगड़ा वगैरह, वो कहीं हद तक इसे संभल जाए। नेक्स्ट है हमारा कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो देखिए, जहांगीर ने किया। देखिए, इसमें एक तरह की रैंक होती थी मनसबदारी व्यवस्था में, जिसमें आपके कितने पैदल वो रहेंगे, कितने घुड़सवार रहेंगे, ठीक है ना, घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक कौन से रहेंगे, तो उसी तरीके से ये रैंक दी जाती थी। किसी दो अस्पा सिंह अस्पा, ठीक है, का प्रचलन किया था, जहांगीर ने किया था। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को। मैंने कहा था सर टॉमस हो से पहले हॉकिंस आया था और जहांगीर से मिला था, जिसकी वाक्पटुता, उसकी कई लैंग्वेज में जो उसकी पकड़ देख करके, और फारसी में जिस तरीके से बात करी है ना, उससे प्रभावित होकर जहांगीर ने उसको खान की उपाधि दी थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है, ठीक है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है मकबरा, क्योंकि हमने बताया था कि शाहदरा लाहौर में है, भारत में नहीं है। जहांगीर सबसे अधिक किसके कारण प्रसिद्ध थे? तो न्याय के कारण प्रसिद्ध थे। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि और भी कोई मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाहर कहीं पर है। नेक्स्ट है हमारा शाहजहाँ। शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठा था? 1628 में, और 1627 में मतलब मृत्यु हो गई थी जहांगीर की। और शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? शहजादा खुर्रम था। शहजादा की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी? तो मलिकाए जमानी। अर्जुमंद बानो बेगम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुमताज़ महल। और शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताज महल। मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? तो आशफ खां की पुत्री थी। शाहजहाँ किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरनसानी। सिखों के किस गुरु ने से शाहजहाँ का संघर्ष हुआ था? तो छठे गुरु हरगोबिंद का। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा था? तो मुर्शिद कुली खां को। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहाँ ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों के किस पद पर आसीन किया था? तो प्रधानमंत्री के, ठीक है, दक्षिणी सूबों के प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया था शाहजहाँ ने मीर जुमला को। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ ने मध्य एशिया विजिट करने के लिए किसे भेजा था? तो शहजादा मुराद और औरंगजेब को। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे शाहजहाँ के। और सबसे उदार कौन था? दारा शिकोह। शाहजहाँ ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? दारा शिकोह को। और उत्तराधिकार के लिए दारा और औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई थी? तो 1659 में, ठीक है। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का काल क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा है? तो शाहजहाँ के तख्त ताउत मयूर सिंहासन पे। इस कोहिनूर हीरे को कौन सा लुटेरा लूट ले गया था?
आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? शाहजहां ने। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? शाहजहां ने। ताजमहल का नक्शा यानी खाका किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। शाहजहां ने इससे खुश होकर के लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्र की। ठीक है, नादिर उल अस्र की। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय जाता है शाहजहां को। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का। देखिए, शाहजहां के काल में ताजमहल बनाने के कारण और भी इनके स्मारक हैं जहाँ पर मार्बल का यूज़ हुआ है, तो इसलिए शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। और स्थापत्य में संगमरमर का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है शाहजहां के टाइम पे, तो स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं शाहजहां के काल को। और उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में। आप देख सकते हैं कि भारतीय ग्रंथों का कैसे फारसी में अनुवाद किया था उन्होंने और कॉपी पेस्ट किया है अपने ग्रंथों में। मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? शाहजहां को। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण का राजधानी कहाँ बनाई थी? तो औरंगाबाद में। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा है? तो 4। बरार की राजधानी कहाँ थी? तो इलिचपुर। और दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। टोडरमल क्यों प्रसिद्ध है? आपको पता होगा कि भू राजस्व व्यवस्था में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। एक जंजीर बनाई थी जिससे कि ज़मीन की नपाई वगैरह अच्छी होती थी, तो टोडरमल इसलिए फेमस थे। तो दक्षिण का टोडरमल जो था वो कहते थे मुर्शिद कुली खां को। चलिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद। अगर आप चाहेंगे तो आप इस मोती मस्जिद को देख सकते हैं, लाल किले के आसपास है ये। और देखिए, सॉरी, आगरा फोर्ट के आसपास है। और शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो ये दारा शिकोह को दी थी। शाहजहां के शासन में 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किस में लिखा है? बादशाह नामा में। ठीक है, तो शाहजहां के जो शासन के 20 साल का इतिहास है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। किस में लिखा है? बादशाह नामा में। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे कौन? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया था? तो उस्ताद इंसा खां की देखरेख में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? तो नांदेड़ थी। और ये इसलिए है क्योंकि ये नांदेड़ में क्यों फेमस है, आप बता सकते हैं? ये इस प्रश्न को यहाँ होना नहीं चाहिए था। दारा को किस धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया है? इस्लाम धर्म की। ठीक है, तो दारा शिकोह जो था उसे औरंगजेब ने ये दिखाया कि भाई देखो, मैं ये इस्लाम के विरुद्ध है और मैं इसकी मृत्यु करा रहा हूँ। हालांकि इसलिए किया था क्योंकि दारा शिकोह ही राजगद्दी का असली हकदार था। समझ रहे हैं आप? तो ये सब कारण था। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन, मयूर लिख लो, इसको करेक्ट कर लो, मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया था? तो बेबदल खान ने ये मयूर सिंहासन बनाया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था। कभी कभार ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आदमी आश्चर्य होता है। आजकल प्रश्नों के जो जो तेवर है ना, वो उसी टाइप का तेवर है कि भाई ऊट पटांग पूछ लिए जाते हैं। अभी पैट में ही किसी पीसीस में एग्ज़ाम में पूछा था कि गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं। उसके हिसाब से तो ये प्रश्न इतना अटपटा भी नहीं है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो शाहजहां को। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो शाहजहां का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कहाँ पर रखा था? तो आगरा फोर्ट यानी आगरा किले में। लोग उसको लाल किला बोलते हैं, लाल किला दिल्ली में है, आगरा फोर्ट आगरा में है। उसको आगरा फोर्ट को लोग क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ तो लाल किला बोल देते हैं, ना कि वो लाल किला नहीं है बल्कि वो एक आगरा किला है। लाल किला जो है वो दिल्ली में है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो जनवरी 1666 में। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया था? साधारण नौकरों और हिजड़ों ने। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब सर्वप्रथम गद्दी पर कब बैठा था? 31 जुलाई 1658 को। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? जून 1659 में। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी थी? 33%। जबकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन उसमें हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं राजनीति क्या क्या हिसाब होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? फरवरी 1707 में। और किसे दौलताबाद स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था कुरान को। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 1679 में। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर किसने तुड़वाए थे? औरंगजेब ने तुड़वाए थे। कब? 1669 को ही। ठीक है। और आप बता सकते हैं कि जजिया कर किसने हटाया था और कब हटाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आप इसे कमेंट करेंगे। देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? दारा शिकोह। लेकिन दुर्भाग्य से दारा शिकोह की मृत्यु करा दी जाती है और औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। अगर दारा शिकोह गद्दी पर बैठता तो निश्चित रूप से मुगल काल में अच्छा विकास होता। हस्तांतरण देखिए, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? तो पेवाकी या पायवाकी कहते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से फेमस है? तो बीबी का मकबरा है। हालांकि बीबी का मकबरा जो है ताजमहल से लगता है पर ऐसा कोई गुण नहीं है इसके अंदर। एक फूअड़ आकृति है वो ताजमहल का, एक रफ वर्क है और बहुत ही गंदा है। अगर आप देखेंगे ना तो ये बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी के लिए। तो ये है। और मुगल काल को बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहते हैं? तो सूरत को। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रादुरा का अर्थ है क्या? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जुड़ावत। ठीक है। देखिए, ऐसा होता है कि ऐसी आकृति बनी होगी और इधर दूसरे टाइप का पत्थर होगा, इधर कोई महंगे रत्न वगैरह लगा दिए जाएंगे, तो इसे बोलते थे पित्रादुरा। ये जो है स्टार्ट हो गई थी इन्हीं के समय पर। और नेक्स्ट है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को क्या किया था? सत्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है। पुरंदर की संधि हुई थी मुगलों के बीच में, तो इसमें उन्होंने अपने कुछ किले वगैरह दे दिए थे। और धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1658 में हुआ था। और इसी धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह का युद्ध होता है और दारा शिकोह को गिरफ्तार करके अंधा करके बाद में मार दिया जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता के किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां उनकी मौत हो गई थी? तो ये आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला है। यहीं से वो ताजमहल को दीदार करते थे। एक थोड़ा सा सुराख कर दिया था उस जेल के अंदर और बीच में यमुना नदी है। अगर आपने कभी ताजमहल और लाल को आगरा फोर्ट अगर देखा हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो उनकी जेल थी उनको उस जेल में डाल दिया गया था और एक दीवार थी उसमें छेद करा दिया था। और औरंगजेब ने क्या किया था, इसी सुराख से आप अपना ताजमहल देखते रहो।
औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, और उसके बाद जहादार शाह आता है गद्दी पर। देखिए ये सब कठपुतली शासक हैं, कमज़ोर शासक हैं। बहादुर शाह प्रथम जो था गद्दी पे बैठा था, काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था, और 1707 से 1712 तक ये गद्दी पे बैठते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद तो बताते हैं कि इन पुत्रों में इतना लड़ाई हुई थी कि इनकी जो लाश थी वो 1 महीने तक पड़ी रही आंगन में, कुछ दफनाने नहीं है। तो सब अपनी गद्दी के लिए पागल थे और एक कमज़ोर उत्तराधिकारी साबित हुए, और इसी कारण से मुग़लों का पतन हुआ था। और जहादार शाह फिर 12-13 एक साल ही कर पाए हैं। फ़र्रुखसिया जो हैं 13 से 19, फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 हैं, फिर अहमद शाह हैं 48 से 54, फिर 54 से 59 आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, और अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, और 57 में हो गई थी क्रांति। उसी में इनके पुत्रों की हत्या कर दी थी अंग्रेज़ों ने और इन्हें भेज दिया था रंगून। तो इस तरीके से औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और अब देखते हैं औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह। तो देखिए, अफ़गान का विद्रोह होता है 1667 में, फिर जाट विद्रोह 1669 में, फिर 72 में हो जाता है सतनामी विद्रोह, और 61 में बुंदेला विद्रोह भी हुआ था, 81 में शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ था, और 86 में अंग्रेज़ों का विद्रोह हुआ, 79 और 1709 में राजपूतों का विद्रोह, और 75 यानी 75 में सिख विद्रोह हो जाते हैं औरंगजेब के समय। नोटिस कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। ये किसने कहा है? ये जदुनाथ सरकार ने कहा है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो औरंगजेब के। औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा दिलकुशा के रचनाकार थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686 में। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था? तो निकोलो मनुची। औरंगजेब ने मुगलों की दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? औरंगाबाद को। बीबी का मकबरा भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह किया था जाटों के द्वारा। 1669 में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो गोकुल के द्वारा। ठीक है। और किस मुग़ल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? औरंगजेब ने। किस मुग़ल बादशाह को दरवेश या जिंदा पीर के नाम से पुकारते हैं? तो औरंगजेब को। मुग़ल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? वजारत। और मुग़ल सम्राट किस दिन अपना कचहरी लगाते थे? बुधवार को। मुग़ल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाला को कौन रोकता था? तो मुहस्सिब। ठीक है। जो शरीयत के खिलाफ काम करता था उसको कौन रोकता था? मुहस्सिब। मुग़ल काल अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। मुग़ल शासकों की राजभाषा थी फ़ारसी। मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुग़ल काल में इनाम भूमि को किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। मुग़ल काल को कौन सी इमारत जिस पे पित्तरदुर्रा का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, अगर आप जाएंगे ना एतमादुल्ला का मकबरा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पित्तरदुर्रा का प्रयोग देखने को मिलेगा। औरंगजेब की माता का पूरा नाम क्या था? तो मुमताज़ महल था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ओरछा के जुझार सिंह से। और औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा था? ये मीर जुमला को। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। और मदन्ना और अकन्ना गोलकोंडा के किस शासक के मंत्री थे? तो अबुल हसन के थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? चूड़ामन ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या
औरंगजेब ने करवाई थी। और पाहुल प्रणाली शुरू करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने कौन से ग्रंथ का संकलन किया है? 10वें पातशाह का। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के कहा जाता है? औरंगजेब को। देखिए, औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं और जिंदा पीर भी कहते हैं। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखा था मैं, 33% थे औरंगजेब के समय में। और किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बहादुर शाह प्रथम। 1707 में तो मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। देखिए, औरंगजेब ने मीर जुमला को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, यानी गवर्नर नियुक्त किया था? बंगाल का। उत्तराधिकारी युद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार कहाँ का था? दक्कन का था। और जो दाराशिकोह था वो दिल्ली में स्थित था। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत की थी? तो दुर्गादास राठौड़ ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था कहाँ ने? किसने किया था? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीड़ा। जबकि संगीत का तो वो विरोध में था। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब के। ठीक है, दक्षिण में औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था। अब देखिए, हम देखेंगे मुगल कालीन इमारतें। इसको हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये आपको बोर करेगा। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मुग़ल काल के पार्ट 3 में हम इसको देखेंगे। और मुग़ल कालीन इमारतों के बाद हम मुग़ल समाज के विक्टन को देखेंगे, और फिर हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, ठीक है ना। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, बस साइलेंट क्लास नोट्स परिवार से जुड़े रहें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।